हाथों में लाठी है, मजबूत उसकी कद काठी है, हर बाधा वो कर देता है दूर, दुनिया उसे कहती है मजदूर। नमस्कार, डीडी बिहार के खास कार्यक्रम आयाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक खुद का घर हो, सामने अच्छी सड़क हो, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हो, खेती बाड़ी अच्छे से चले ताकि अच्छी और ताज़ा सब्ज़ी मिल सके। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये हमारे मजदूर भाई बहन की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आज इन सभी चीज़ों का हम आनंद ले पा रहे हैं। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है श्रमिकों के अधिकार एवं कानून, और इसी में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है गणेश कुमार शाह। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरा देश है जो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है पूरे देश में, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों मनाया जाता है श्रमिक दिवस। देखिए, इस मजदूर वर्ग का जो उदय हुआ है वो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ है। पहले के ज़माने में शिल्पकार हुआ करते थे, उनको समाज में काफ़ी इज्जत मिलती थी, उनके पास पैसा भी हुआ करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ती गई, नियोजक ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के कारण जो है मज़दूरों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करने लगे, और इसी के आक्रोश में धीरे धीरे मजदूर इकट्ठा होने लगे। जब प्रारंभ के समय में कारखाने अधिक थे, मजदूरों को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था क्योंकि मजदूरों की संख्या कम थी। 15 घंटे 16 घंटे उनके कार्य के घंटे होते थे। इन्हीं कार्य के घंटों के विरोध में श्रमिकों ने पहली बार 1 मई 1886 को शिकागो के हे मार्केट में अपना विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, और उस आंदोलन में जो है उनको जो है सो गोली खानी पड़ी। कई श्रमिक मारे गए, हालांकि कई पुलिसकर्मी भी उसमें मारे गए। इसी आंदोलन की याद में पहली बार जो है आपको 1889 में श्रमिक संघों का जो महासंघ था उसने निर्णय लिया कि हम हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाएंगे, और तभी से यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है प्रचलन में आ गया है। भारत में पहली बार आपको ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है वो आपको 1923 में मनाया गया था, लेबर किसान पार्टी के जो अध्यक्ष थे उस समय, उनके द्वारा। उसके बाद भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के दिन जो है छुट्टी घोषित की गई, और यह दिवस रेगुलर रूप से मनाया जाने लगा ताकि श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति जो है जागरूक हो सकें, उन्हें पता रहे कि उनके क्या अधिकार और क्या कर्तव्य हैं। सर, ये जो असंगठित क्षेत्र हैं, ये के जो कामगार हैं, इसके लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाएं, और सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसका तात्पर्य कैसे, असंगठित क्षेत्र से हम समझ क्या सकते हैं। अब असंगठित कामगारों का सामाजिक सुरक्षा जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है क्या कह सकते हैं दायित्व है। हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखते हैं, तो कई सारे स्कीम जो है सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर हम बात करें श्रम संसाधन विभाग में, तो राज्य सरकार ने आपको बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो है उसके तहत 2011 में आपको योजना लाई थी, जिसमें यदि किसी कामगार का दुर्घटना में मृत्यु होता है तो उसको 1 लाख रुपया मिलता है। यदि उसका स्वाभाविक मृत्यु होता है तो 30,000 रुपया मिलता है। अगर वह आंशिक रूप से अपंग होता है, अस्थायी रूप से, तो आंशिक अस्थायी अपंगता में 37,500 रुपया, और पूर्ण अपंगता यदि अस्थायी रूप से होती है तो उसमें 75,000 रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा उनको असाध्य रोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के हिसाब से भी लाभ मिलते हैं। इसके अलावा कई कामगार ऐसे हैं जो राज्य के बाहर जाकर के अपनी आजीविका कमाते हैं, तो ऐसे कामगारों का अगर राज्य के बाहर किसी कारण से प्रवासी मजदूरों का दुर्घटना में मृत्यु होता है तो उनको दुर्घटना मृत्यु के फलस्वरूप 1 लाख रुपये का अनुदान विभाग के द्वारा दिया जाता है। और यदि उनका अस्थायी अपंगता होता है पूर्ण रूप से तो 75,000 रुपये, और अस्थायी अपंगता आंशिक रूप से होता है तो 37,500 रुपये का अनुदान भी प्रवासी मजदूरों को दिया जाता है। इन सब के अलावा आपको जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का BOCW का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है, वो BOCW का बोर्ड भी कई तरह की योजनाओं को चलाता है, जिसमें मातृत्व लाभ की योजनाएं हैं, विवाह सहायता की योजनाएं हैं, आपको उसमें शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार कई प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है। तो सर, ये जो असंगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र, इस दोनों में अंतर क्या है? देखिए, मैंने भाई आपको बताया था कि यदि 10 से कम काम करने वाले उद्यम है, कामगार वाले उद्यम है, तो उसको हम असंगठित क्षेत्र में रखते हैं। अब ऐसे जो उद्यम है जहां 10 से कम कामगार काम करते हैं, वहां कई तरह के अधिनियम लागू नहीं हो पाते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड एक्ट लागू नहीं होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लागू नहीं होता है, उनको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवरेज नहीं मिलता है, उनको बोनस एक्ट से कवरेज नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनको ना तो पेंशन मिलता है, ना उपादान मिलता है, ना उनके नौकरी की गारंटी होती है, क्योंकि ID एक्ट भी जो है सो कई मामले में उनके ऊपर लागू नहीं हो पाता है, तो उनकी नौकरी की सुरक्षा नहीं रहती है। उनको PF ESI की कटौती नहीं होने के कारण कई तरह के जो बेनिफिट्स उस एक्ट के तहत मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं। जबकि यदि वह कामगार संगठित क्षेत्र का हो जाएगा तो ये सारे लाभ, खास करके मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में महिलाओं को जो विशेष सुविधाएं मिली हैं, वो सारी सुविधाएं भी
उन संगठित कामगारों को मिलेंगी, लेकिन असंगठित कामगार होने पे वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सुविधाओं का अभाव है संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। और साथ ही सर ये भी जानना चाहूँगी कि हमारे ऐसे बहुत सारे जो श्रमिक भाई बहन हैं, वो जब काम करते हैं किसी भी संगठित या असंगठित क्षेत्र में, तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा है कि उन्हें वक्त से ज़्यादा काम करवाया जाता है, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि सुविधाओं का अभाव है असंगठित क्षेत्र में, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में यदि कई एक्ट्स लागू नहीं होते हैं, मान लीजिए उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, तो भारत सरकार ने श्रम योगी मानधन योजना लाया है, जिसके तहत वो अपना लाभ ले सकते हैं पेंशन का। अगर मान लीजिए उनको स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पाता है संगठित क्षेत्र की तरह, तो उसके लिए आयुष्मान भारत योजना है। तो भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने जो है कई तरह की योजनाएं ले आई हैं असंगठित श्रमिकों के लिए, कि यदि संगठित क्षेत्र के वो श्रमिक नहीं हैं तो वो सारे लाभ उनको विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं से प्राप्त हो जाए। रही बात कि अगर श्रमिकों को उनके अधिकार नहीं मिलते हैं, मान लीजिए उनको मजदूरी नहीं मिलती है समय पर, या मजदूरी से अनऑथराइज्ड डिडक्शन हो जाता है, या आपको मजदूरी कम मिलता है, तो ऐसे मामलों में जो है हमारे यहाँ कई तरह के अधिनियम हैं, जैसे कि आपको मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 है, या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है, या सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है, जिसमें कि उनको महिला और जो पुरुष कामगार हैं दोनों को बराबर मजदूरी मिलना चाहिए। ये जो मजदूरी भुगतान अधिनियम है, इनमें क्लेम फाइल करने का सिस्टम है कि अगर उनका मजदूरी जितना मिलना है उससे अगर उनको कम मिल रहा है तो वो अपने अधिकारी के पास जाकर के, जो भी अथॉरिटी है उसमें डिसाइडेड, जैसे कि जिलों में आपको लेबर सुप्रिटेंडेंट होते हैं या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होते हैं, उनके पास जाकर के वो अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और क्लेम फाइल करने के बाद जो उनका मेहनताना निकलता है उसके लिए फिर संबंधित नियोजक को नोटिस किया जाता है, और वो नियोजक फिर उतना क्लेम फाइल में जो भी अमाउंट बनता है वो उसको पे करता है, और अगर वो नहीं पे करता है तो उसके ऊपर सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई होती है। तो पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। यदि किसी कामगार को मजदूरी नहीं मिलती है या कम मिलती है तो वो अपने समुचित प्राधिकार के पास जाकर के अपना शिकायत दर्ज करा सकता है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनके लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत हुई है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रा विस्तार से बताइए कि ये किस तरीके से उनके लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, आपने अभी कोविड-19 के टाइम में जो महामारी कोरोना की हुई थी, आपने मजदूरों की दुर्दशा को एक तरह से देखा था। कई सारे मजदूर पैदल चलने को मजबूर हो गए, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था। अब इस समय सरकार के सामने क्या समस्या आई कि सरकार के पास कोई डेटाबेस भी नहीं था कि कौन हमारा मजदूर है, वो किस प्रकार का काम करता है, वो मजदूर कहाँ रहता है, किस स्थिति में रहता है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए आवश्यकता हो गई कि हम एक डेटाबेस बनाएं, एक पोर्टल बनाएं जिसमें सारे मजदूर का मैपिंग करें। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो जो 2008 में हमारा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट आया था, उसका सेक्शन 10 कहता है कि जितने भी असंगठित कामगार हैं सरकार उसका रजिस्ट्रेशन कराए और उसके डाटाबेस को मेंटेन करे और उनको स्कीम्स का बेनिफिट दे। उसके बाद हाल ही में भारत सरकार ने लेबर कोड जो है पारित किया। लेबर कोड में एक कोड आपका है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। ये जो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 है, इसका सेक्शन 113 भी कहता है कि यदि कामगार किसी भी प्रकार का है, असंगठित कामगार है, गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर है, तो उनको निबंधित करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद सेक्शन 109 के तहत उनको स्कीम्स का बेनिफिट देना है। तो इन्हीं सारे बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो है ई श्रम पोर्टल को लाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम सारे कामगार का मैपिंग कर लें, सारे कामगार इस पोर्टल पे हमारे आ जाएं। और इसी के तहत बिहार में जो है आपको 3.49 करोड़, लगभग 3.5 करोड़ वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाना है असंगठित कामगार के रूप में। और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही कि लगभग 2.83 करोड़ वर्कर जो हैं, 2,83,00,000 वर्कर जो हैं आपको इस पोर्टल पर अभी बिहार में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और रजिस्ट्रेशन के मामले में यह बिहार दूसरे नंबर पर है। आपको जितने भी कामगार बिहार में रजिस्टर्ड हुए हैं ई श्रम पोर्टल पर, उनको फिलहाल तुरंत के लिए जो है असंगठित क्षेत्र की जो हमारी योजनाएं, उनका बेनिफिट्स तो है ही, और आने वाले समय में जो अधिनियम के तहत स्कीम फ्रेम किए जाएंगे उन स्कीम्स का उनको लाभ मिलेगा। अभी अब अगर आप देखेंगे तो करीब 50% जो है इन जो रजिस्टर्ड कामगार हैं आपको ई श्रम पोर्टल पर, वो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो कृषि क्षेत्र की जो भी योजनाएं हैं उसका वो लाभ उठा सकते हैं, और हमारे श्रम विभाग की भी जो असंगठित क्षेत्र की योजनाएं हैं उसका वो लाभ उठा सकते हैं। और ये भी आश्चर्य की बात है कि बिहार में आपको करीब 52.5% जो निबंधित कामगार हैं वो महिला कामगार हैं, यानी पुरुष कामगारों की तुलना में महिला कामगारों का ज़्यादा निबंधन हुआ है, जो बिहार में महिला सशक्तिकरण को भी दर्शाता है। सर, आपने रजिस्ट्रेशन की बात की, लेकिन कुछ ऐसे भी कामगार हैं जिनको है जो इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से अपने आप को ई पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं? देखिए, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है।
पहला तरीका तो है कामगार खुद अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसके लिए उसके पास आधार नंबर और बैंक खाता संख्या होनी चाहिए। बस अगर उसके पास आधार लिंक्ड मोबाइल है तो वह ई श्रम के पोर्टल पर जा करके ऑनलाइन सर्च करके और उस पोर्टल पे अपने से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर वह खुद करने में सक्षम नहीं है तो वह नज़दीकी सीएससी केंद्र में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सीएससी केंद्र को इसके लिए प्राधिकृत किया गया है और अगर फिर भी उसे कोई समस्या होती है तो वह नज़दीकी श्रम कार्यालय में जा करके इसके संबंध में विशेष जानकारी ले और अपना निबंधन कराए, और उसे कराना ही चाहिए ताकि आने वाले दिनों में बिहार सरकार जो भी योजनाएं चलाएंगी तो उसमें उनको बेनिफिट्स मिलने वाला है इस पोर्टल के माध्यम से। श्रमिकों की स्वास्थ्य की क्या प्रावधान है, जो मतलब दिन रात कारखानों में दिन रात काम करते हैं, तो उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा की क्या प्रावधान है? कि जो भी वर्कर आपका फैक्ट्री में काम करता है तो उसके लिए एक एक्ट स्पेशल बनाया है भारत सरकार ने, फैक्ट्री एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948। और यह कारखाना अधिनियम जो है उसके कार्य के दशाओं को नियंत्रित करता है, जिसमें कि उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, उसके कार्य के घंटे और उसकी जो छुट्टियां हैं उन सबको रेगुलेट किया गया है। अब यदि इस फैक्ट्री एक्ट को देखेंगे तो सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 20 तक इसके स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान है। जैसे कि जहां वर्कर काम कर रहा है वहां जो है सो तापमान नियंत्रित होना चाहिए, वहां पर जो है सो हवा का क्रॉस वेंटिलेशन होते रहना चाहिए, उनके कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, यूरिनल्स होना चाहिए, टॉयलेट्स होना चाहिए। ये सारी व्यवस्था स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि कोई गतिशील मशीन के आसपास काम कर रहा है तो उसके लिए चुस्त कपड़े होने चाहिए। यदि कोई गतिशील मशीन है तो उसके चारों तरफ घेराबंदी होनी चाहिए। उसके बाद जितने भी उसके हैवी मशीन्स हैं उसका रेगुलर जांच होना चाहिए ताकि वो मशीन का जो जंजीर है या जो भी सामान है वो कमज़ोर होकर टूट ना जाए या दुर्घटना का शिकार ना हो जाए श्रमिक। इस तरह से कई प्रावधान है। इसके अलावा सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति, यदि 1000 से अधिक कामगार किसी भी फैक्ट्री में काम करता है तो एक्ट कहता है कि आपको सेफ्टी ऑफिसर बहाल करना है जो ये सारे सेफ्टी के प्रोविजंस को देखेगा। इसके अलावा वेलफेयर में भी कई सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट एड का आपको सारा सिस्टम रखना है। अगर 150-500 से ज़्यादा कामगार है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था आपको रखनी है। इसके अलावा कैंटीन की आपको व्यवस्था करनी है और वेलफेयर ऑफिसर भी बहाल करना है उनके वेलफेयर को देखते हुए, यदि 500 से ज़्यादा कामगार आपको किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ये जो एक्ट है हमारा वो व्यापक रूप से श्रमिकों को सुरक्षा देने का कोशिश कर रहा है। सर, जब हम बात ये स्वास्थ्य सुरक्षा की कर रहे हैं तो साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि जो महिला कामगार हैं उसके लिए विशेष सुविधा क्या है जो श्रम कानून प्राप्त करवाती है? देखिए, महिला कामगारों को जो है ना श्रम कानूनों में विशेष स्थान दिया गया है। जितने भी एक्ट हैं कोई ना कोई सेक्शन आपको मिल जाएगा जो महिला कामगारों से जुड़ा हुआ है। अगर बात करते हैं आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की, मातृत्व हित लाभ अधिनियम की, तो पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित है कि यदि कोई भी महिला कामगार 80 या उससे अधिक दिन एक वर्ष में कार्य कर लेती है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में और अगर वह माँ बनने की स्थिति में आती है तो उसे 26 वीक्स 26 सप्ताह का जो है सवैतनिक अवकाश दिया जाना है। मतलब पूरे वेतन पर उसको 26 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा छुट्टी का प्रावधान है उस एक्ट में। अगर उसका स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता है या कोई और कॉम्प्लिकेशन आता है तो 1 महीने का भी फिर एक्स्ट्रा छुट्टी उसको सवैतनिक अवकाश मिलेगा। चिकित्सीय बोनस का भी प्रावधान उस अधिनियम में किया गया है। आपको 3500 रुपये तक का चिकित्सीय बोनस मिलेगा। उसके बाद अगर आप बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट की तो उसमें भी महिलाओं से जुड़े हुए कई प्रावधान हैं। जैसे कि कोई रोटेटिंग मशीन है तो उसमें महिलाएं जो है सो उसकी साफ सफाई नहीं करेंगी, उसमें ग्रीजिंग नहीं करेंगी। अगर कोई रुई धुनकी का काम हो रहा है तो वहाँ पर महिलाएं काम नहीं करेंगी। महिलाओं के कार्य के घंटों को भी नियंत्रित किया गया है। अगर बात करें आप बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम की या फिर कारखाना अधिनियम की तो सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही महिलाएं काम कर सकती हैं। विशेष परिस्थिति में अगर निरीक्षक अनुमति देता है तो रात्रि के 10 बजे तक वो काम कर सकती हैं। तो कार्य के घंटे भी उनके नियमित किए गए हैं ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। इसके अलावा क्रेच की व्यवस्था जो है वो भी मैंडेटरी किया गया है एक्ट में। अगर 30 से अधिक कामगार काम करते हैं, महिला कामगार यदि किसी फैक्ट्री में, तो नियोजक को एक बच्चों के देखभाल के लिए शिशु कक्ष बनाना है, क्रेच बनाना है। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में प्रावधान भी किया गया कि उस क्रेच में महिला जो है 4 बार जाएगी बच्चों के दुग्धपान कराने के लिए। तो कई तरह की व्यवस्थाएं महिलाओं को जो है सो श्रम कानून देता है। यदि वेज के मामले में बात करें तो महिला और पुरुष को बराबर वेज मिले एक ही काम के लिए, इसके लिए भी भारत सरकार का अधिनियम है आपको समान पारिश्रमिकी अधिनियम, जिसमें कि स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप एक कार्य करने वाले महिला और पुरुष के बीच में अलग अलग वेतन नहीं दे सकते हैं, नहीं तो आपको इसके लिए कानूनी रूप से दंडित किया जाएगा। सर, आपने अभी बच्चों और मैटरनिटी की बात की, साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब माता पिता जो मजदूर भाई बहन हैं वो जब काम करने जाते हैं तो साथ ही उनके बच्चे भी साथ काम करने चले जाते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि बाल मजदूरी गलत है और इस वजह से उनकी शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये बाल मजदूरी कम करने के लिए क्या है जो कानून बने हैं? देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने जो है आपको
चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए संविधान में ही प्रावधान कर दिया कि खतरनाक नियोजनों में जो हैजार्डस ऑक्यूपेशंस है, फैक्ट्री वगैरह, उसमें चाइल्ड लेबर काम नहीं करेंगे और 14 वर्ष तक के चाइल्ड लेबर को बैन किया। 1986 में भारत सरकार ने फिर चाइल्ड लेबर एक्ट लाया और 2016 में इसमें व्यापक संशोधन हुआ और उसके बाद जो है इसमें किशोरों को भी जोड़ा गया। अभी जो वर्तमान प्रावधान है उसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र का जो बालक है वो कहीं भी काम नहीं कर सकता है, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में काम नहीं कर सकता है। उसमें केवल सुविधा ये दी गई है कि अगर उसका कोई अपना पारिवारिक व्यवसाय है, कोई ऐसा उद्यम है जो उसके परिवार के लोग ही चलाते हैं, तो उसमें वो स्कूल टाइम के अलावे कभी कभी हेल्प कर सकता है ताकि उसका स्किल डेवलपमेंट होता रहे, लेकिन वो काम नहीं कहीं कर सकता है दूसरे एस्टैब्लिशमेंट में। उसके अलावे मनोरंजन उद्योग में भी अपने पढ़ाई को बिना प्रभावित किए हुए वो काम कर सकता है, अपने स्किल को बढ़ा सकता है, लेकिन उसको वर्क नहीं कहा गया है, उसको स्किल अपग्रेडेशन के रूप में देखा गया है। और 14 साल से नीचे के बच्चे के काम को बैन करने के अलावे भारत सरकार ने हाल ही में जो नोटिफिकेशन किया है ILO के कन्वेंशन के 182 और 138 के आधार पर, तो उसके अनुसार जो है सो 14 से 18 वर्ष तक का जो किशोर है उसको भी काम करने के लिए बैन किया गया हैजार्डस ऑक्यूपेशंस में। और उसका एक डिटेल्ड 38 एस्टैब्लिशमेंट्स का, 38 टाइप्स के एस्टैब्लिशमेंट का लिस्ट दिया हुआ है हैजार्डस ऑक्यूपेशंस का, जहां पर कि किशोर भी मतलब 14 से 18 वाले भी नहीं काम कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन हैजार्डस ऑक्यूपेशंस है, जैसे कि मान लीजिए आपको किराना दुकान में कोई काम कर रहा है किशोर, या कपड़े के दुकान में काम कर रहा है, तो वहाँ किशोर 14 से 18 में काम कर सकता है। लेकिन बच्चों के लिए दिमाग में एक बात बिल्कुल ही फिट रखना है, फिक्स रखना है कि 14 से नीचे का बच्चा कहीं काम नहीं कर सकता है किसी भी परिस्थिति में। अब इसको राइट टू एजुकेशन से भी जोड़ के आप देखिए कि 14 तक के बच्चों को हमको निःशुल्क शिक्षा देनी है, इसीलिए हर एक बच्चे को हमको 14 जो नीचे है 6 से लेकर 14 वर्ष तक का उसको स्कूल पहुंचाना है, स्कूल में उसको एडमिशन करवाना है और उसको शिक्षित करना है ताकि एक राष्ट्र में उसकी जो भागीदारी है वो एक बेहतर तरीके से हो सके। तो बहुत सारे कानून के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया, तो सर ऐसी कौन सी नई योजनाएं हैं जो हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार ने हमारे कामगारों के लिए, हमारे श्रमिकों के लिए बनाई है? देखिए, कई तरह की योजनाएं जो है सो श्रमिकों के हित में लाई गई है। जैसे कि हाल ही में श्रम योगी मानधन योजना लाया गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि कंट्रीब्यूशन के आधार पर कुछ कंट्रीब्यूशन वर्कर करेंगे और कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार करेगी। 50-50 कंट्रीब्यूशन के आधार पर 18 से लेकर 40 वर्ष तक के वर्कर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और 60 साल के बाद उनको न्यूनतम 3,000 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सारी योजनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं असंगठित कामगारों को देखते हुए लाई गई है। आयुष्मान भारत योजना जो है, जिसमें 5 लाख तक का बीमा कवरेज है, वो भी आपको कामगारों को दृष्टिकोण से या गरीबों के दृष्टिकोण से ही लाया गया है। बिहार सरकार भी आपको जो है बिहार असंगठित कामगारों के लिए जो है सामाजिक सुरक्षा योजना लाई है 2011 में। उसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना है। BOCW में जो रजिस्टर्ड वर्कर हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड में, उन वर्कर्स के लिए भी 16 प्रकार की विभिन्न योजनाएं जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड चलाता है। इसके अलावा और भी कई तरह की योजनाएँ हैं जिनका लाभ परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है श्रमिकों को मिलता रहता है। तो दर्शकों, हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार ने हमारे श्रमिक भाई बहन के लिए बहुत सारी योजना तो बनाए हैं, लेकिन हमारे जो मजदूर भाई बहन या जो आम लोग हैं उनके पास कानून की जानकारी नहीं होती है। तो किसी भी इंसान के लिए कानून की जागरूकता कितना ज़रूरी है उनके लिए? जी बिल्कुल, यदि कानून की जानकारी आम जनमानस तक नहीं पहुँचे या उन गरीब मजदूरों तक नहीं पहुंचे और वो केवल किताबों में रह जाए तो उस कानून का कोई मतलब नहीं निकलेगा। यदि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया और कहा कि भाई आप इससे कम मजदूरी नहीं दे सकते हैं, और सरकार समय समय पर मजदूरी की दर निर्धारित करती है, लेकिन श्रमिक को पता ही ना हो कि वह मजदूरी की दर कितनी है, तो फिर वह शोषित ही होता रहेगा। तो इसीलिए जानकारी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो अवेयरनेस का जितना भी माध्यम है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आपका दूरदर्शन चैनल हो, या और जितना भी माध्यम हो, उन सब के माध्यम से इसकी जानकारी अधिक से अधिक दी जाए। विभिन्न प्रकार के कामगारों के लिए सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, जो भी नियम बनाए हैं, उससे उनको क्या बेनिफिट्स हो सकता है, इसकी जानकारी समय समय पे उनको मिलती रहे ताकि वो अधिक से अधिक इनका लाभ उठा सकें। तो हमारे श्रमिक भाई बहन को कानून की जानकारी मिले, इसी के लिए हम ये कार्यक्रम आज लेके आए। तो साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि जो हमारे कामगार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निबंधित होते हैं, उससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं? देखिए, जहाँ भी 10 से अधिक कामगार काम करते हैं किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, फैक्ट्री में, कहीं भी, तो ऐसे कामगारों के ऊपर जो है आपको कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होता है।
अब इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि इसमें नियोजक जो है 3.25% और जो कामगार है वो 0.75% जो है अपना अपना अंशदान देगा, और इस अंशदान का जो है कोष बनेगा, तो वो कोष है ईएसआई का अपना, और उस कोष से आपको बहुत तरह का बेनिफिट दिया जाता है। जैसे इसमें बीमारी का लाभ दिया जाता है। बीमारी के लाभ में है कि आपको कोई श्रमिक अगर बीमार हो गया तो उसको 91 डेज तक स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट जो है उसका जो मजदूरी है उसके 70% के दर से उसको पैसा मिलता है। उसके अलावा वर्धित बीमारी लाभ है, जिसमें कि यदि कोई महिला श्रमिक ट्यूबेक्टोमी कराती है या कोई पुरुष श्रमिक आपको वैसेक्टोमी कराता है, तो उसमें उसको जो है 14 दिन का महिला श्रमिकों को और 7 दिन का पुरुष श्रमिकों को जो है पूरे वेतन का छुट्टी मिलता है, पूरे वेतन देते हुए। उसके अलावा 2 वर्ष तक का उनको जो है एक्सटेंडेड बेनिफिट है बीमारी के केस में। मैटरनिटी बेनिफिट भी है उसमें आपको ईएसआई एक्ट के तहत। कोई महिला कामगार है तो उसको 26 वीक का जो है आपको पूरे वेतन पर जो है सो मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो अपंग हो गया या दिव्यांग हो गया, तो दिव्यांगता की स्थिति में उसको 90% जो उसके वेज का स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट से आपको उसके जीवन भर, यदि पूर्ण विकलांगता है तो जीवन भर उसको जो है सो लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। उसके आश्रितों को लाभ मिलता है। यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसको अंत्येष्टि खर्च में 15,000 रुपये का लाभ मिलता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है उसमें है चिकित्सा का लाभ, कि जो भी श्रमिक किसी भी प्रकार की अगर बीमारी से ग्रसित होता है तो ईएसआई द्वारा जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है या उसकी जो डिस्पेंसरी है जहाँ भी वो इलाज कराता है, तो वहाँ उसको जो भी चिकित्सा में खर्च होगा वो पूरा का पूरा खर्च जो है सो ईएसआई द्वारा वहन किया जाता है। यानी श्रमिक की पूरी सुरक्षा जो है ईएसआई एक्ट के तहत की जाती है। इसीलिए यदि 10 से अधिक कामगार किसी प्रतिष्ठान में काम करते हैं तो उस प्रतिष्ठान को निश्चित रूप से ईएसआई एक्ट से कवर्ड होना चाहिए, ताकि वहाँ जितने भी कामगार काम करते हैं उनको इसका पूरा का पूरा लाभ मिल सके। सर, वक्त की हमारे पास थोड़ी पाबंदी है, तो आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि वो पहले तो सारी चीज़ों की जानकारी रखें, स्वयं जानकारी रखें, अधिनियमों की जानकारी रखें, योजनाओं की जानकारी रखें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस जानकारी का प्रचार प्रसार वैसे लोगों के पास करें जिनको इसकी जानकारी नहीं है। अगर हम जानकारी रखते हैं और इसके बारे में औरों को ना बताते हैं तो वह जानकारी रखने का कोई महत्व रह नहीं जाता है। तो उनसे अनुरोध है कि वह जानकारी रखें और औरों को भी इसके बारे में अवेयर करें, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बातों को पहुँचा सकें और उन्हें अधिक से अधिक बेनिफिट्स जो भी सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं वो उन्हें उपलब्ध करा सकें। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी सारी विशेष जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जी सर। तो दर्शकों, हम कह सकते हैं कि हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं वो हमारे देश की नींव है। हर चीज़ को बनाने में उनका योगदान है, चाहे वो हम घर की बात करें, खेती बाड़ी की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें। तो इसलिए हमें उनका शोषण नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए और वक्त पे पैसे देने चाहिए या वक्त पे काम करवाना चाहिए। तो दर्शकों, अगर हमारे जो श्रमिक वर्ग आगे बढ़ेगा तो हमारा, आपका और पूरे देश का है जो विकास होगा। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले अंश में फिर एक नए कार्यक्रम और एक नए विषय के साथ। तब तक दीजिए मुस्कान को इजाज़त और देखते रहिए डीडी बिहार।